तो लास्ट लेक्चर को मैंने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर ख़त्म किया था और मैंने ये फार्मूला ड्राइव किया था एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का। तो अब आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं क्विकली इसको रिवाइज़ करना चाहता हूँ बिकॉज़ दिस इज़ इम्पोर्टेंट। और ये वो फार्मूला है जो आप देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का और हर जगह यूज़ करते हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इस फार्मूला को अच्छी तरह समझ लें। तो मैंने इस फार्मूला को इस तरह ड्राइव किया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना वो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को लेकर के मेजर की जाती है। यानी दो पॉइंट्स के दरमियान किसी भी चार्ज कन्फिगरेशन की वजह से दो पॉइंट्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, दैट हैज़ फिज़िकल मीनिंग। ओके। और ये जो हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर एनर्जी फाइंड करने के लिए फार्मूला ड्राइव किया था जिसको एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया था, ये भी असल में डिफरेंस है, सिर्फ ये है कि हमने जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको इन्फिनिटी के ऊपर कंसिडर किया था। सो व्हाट आई मीन बाय दिस, लेट्स क्विकली गो ओवर दिस। तो इसमें मैंने किया ये था कि मैंने ये कहा था कि फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास एक चार्ज है और इसको हम कहते हैं Q1। ओके। तो अब अगर इसके आसपास कोई दूसरा चार्ज पड़ा हुआ है तो वो दोनों चार्जेस इंटरेक्ट करेंगे और इस सिस्टम में एक एनर्जी मौजूद होगी। तो मैंने कहा ये था कि आप यूँ अज्यूम कर सकते हैं कि जो हमारा पहला चार्ज है, चलिए पहला मैंने Q1 इसको कहा है, तो अब दूसरा कह लें कि जो दूसरा चार्ज है Q2, ये इनिशियली यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है बहुत दूर किसी फासले के ऊपर, इतना दूर कि इसका Q1 से जो इनिशियल फासला है वो इन्फिनिट है। तो इस फासले को, इनिशियल फासले को हमने आर ए कहा था। तो लेट मी क्विकली नेम इट, और मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहता हूँ कि क्या मतलब है मेरा कि ये फासला आर ए है। तो ये वाला जो इनके दरमियान इनिशियल फासला है, ओके, ओके, मैं अपने क्यू को नीचे मूव करा लेता हूँ क्योंकि इस वक्त जो मेरा ये नया वाइट बोर्ड है ये लाइन को सीधा ही कर देता है। तो इनिशियली हमारे पास सिचुएशन ही ये थी कि जो आर ए फासला था, ये वाला फासला जो मैंने डॉटेड लाइन से दिखाया है, इसको हमने आर ए कहा था और ये हमने कहा था कि अगर इन्फिनिटी है, और चूँकि जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म थी वो ये वाली फॉर्म थी, तो अगर आप इस दूसरी टर्म के ऊपर गौर करें तो इसमें हमारे पास जो चीज़ आती है, जो फैक्टर आता है, वो 1/r a का है। तो अगर आर ए इन्फिनिटी है तो यहाँ पे हमारे पास जो 1/r a है ये हमारे पास आएगा 1/इन्फिनिटी, और यूं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर r इक्वल्स इन्फिनिटी के ऊपर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हमने यू ए कहा था वो हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि हमने रेफरेंस पॉइंट जो है ना एनर्जी का, वो खुद से, चूँकि हमारे पास फ्रीडम है कि हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, तो हमने खुद से वो पॉइंट चूज़ किया जो बहुत ज़्यादा फासले के ऊपर था Q1 से, इतना कि उनकी इस डिस्टेंस के ऊपर इंट्रैक्शन ज़ीरो थी दोनों चार्जेस की, और यूं जो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी वो ज़ीरो थी। लेकिन अब अगर मैं इस चार्ज को, ये जो Q2 चार्ज है दूसरे वाला, इसको किसी भी रास्ते से मूव करवा के Q1 के पास ले आता हूँ, तो चले मैं इस रास्ते को अब शो करता हूँ इधर से कहीं से, कि फ़र्ज़ करें कि ये इस रास्ते से मूव करता हुआ फाइनली यहाँ पे पहुँच जाता है इस पॉइंट के ऊपर। तो लेट मी शो Q2 हेयर। तो अब अगर मेरे पास Q2 जो है यहाँ पे पहुँच जाता है, तो अब जो इनके दरमियान Q1 और Q2 के दरमियान फासला रह गया है, लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर फॉर दिस। तो अब जो Q1 और Q2 के दरमियान फासला है वो आर बी रह गया है, ये वाला फासला, और इस आर बी फासले के ऊपर इनके दरमियान कुछ इंट्रैक्शन है, और वो इंट्रैक्शन जो है वो पोटेंशियल एनर्जी का बायस बनती है। और इस इंट्रैक्शन की वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी वो ये वाली आई थी। और फिर मैंने कहा था कि चूँकि अब यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एक ही है, बी है, तो आप बी को यहाँ पे हटा सकते हैं, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सिर्फ यू बी है और आर बी है, और ना तो कोई दूसरा फासला यहाँ पे है और ना ही कोई दूसरी पोटेंशियल एनर्जी की टर्म है, तो फिर बी सबस्क्रिप्ट लिखने का फ़ायदा नहीं है। और यूँ हमारे पास किसी एक पॉइंट के ऊपर, वो पॉइंट जो अब दो पहले वाले चार्ज के करीब होगा कहीं, उस पॉइंट के ऊपर आप एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं।
सो दिस वाज द इंटायर आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये सिर्फ ये है कि अब हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बजाय किसी एक पॉइंट के ऊपर एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं एंड वी आर कॉलिंग इट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ओके, बिफोर आई गो फॉरवर्ड और मैं इस पोटेंशियल एनर्जी लिखूं फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस बिल्कुल इसी मेथडोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, I wanna give you a quick comparison again with gravitational potential energy। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला चले मैं यहीं पे ऊपर ही लिख देता हूँ। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला होता है, लेट मी यूज़ ग्रीन कलर फॉर दैट, वो होता है U ग्रेविटेशनल, और ये हमारे पास इक्वल आता है -g जो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और फिर m1 टाइम्स m2 डिवाइडेड बाई r। ये हमारे पास फार्मूला होता है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। और अगर आप इन दोनों फार्मूलाज के ऊपर गौर करें तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है ये वाला, इस फार्मूला में हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन जो नीचे पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, उसमें नेगेटिव साइन नहीं आ रहा। यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताती है, और ये इक्वेशंस आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हैं वो ये है कि अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला में देखें तो जो राइट साइड है वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं। जी भी पॉजिटिव है, m1 m2 भी पॉजिटिव है, r भी पॉजिटिव है। तो सारी पॉजिटिव क्वांटिटी का जब प्रोडक्ट और डिवीजन आप लेंगे तो वो पॉजिटिव नंबर आएगा, लेकिन साथ में नेगेटिव मल्टीप्लाई हो रहा है, जो आपको ये बताता है कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमेशा ही, चाहे आप कोई भी कम्बिनेशन ले लें मैसेज का या डिस्टेंसेस का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहेगी। और मैंने आपको शायद पहले बताया था कि नेगेटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपको ये बताती है कि जो फोर्स है मैसेज के दरमियान वो अट्रैक्टिव है। सो द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास होती है वो ज़ीरो होती है। अगर आप नेगेटिव को इंक्रीज़ करेंगे, यानी ये एनर्जी अगर बढ़ना शुरू हो जाती है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगी वो ज़ीरो होगी। उसके बरअक्स जो ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है, जो ये वाली पोटेंशियल एनर्जी है, ये बज़ाहिर तो आपको पॉजिटिव नज़र आ रही है, लेकिन अगर आप गौर करें तो K और R तो पॉजिटिव हैं, लेकिन Q1 और Q2 जो हैं ये दो तरह के होते हैं, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। विच मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, इसका साइन डिपेंड करेगा चार्जेस के साइन के ऊपर कि Q1 और Q2 पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, या इनका कौन सा कम्बिनेशन है, और उस लिहाज से ये एनर्जी भी पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी। और अगेन अगर ये पॉजिटिव आती है तो दैट विल कोरिस्पॉन्ड टू अ रिपल्सिव फोर्स, और अगर ये नेगेटिव आती है तो दैट विल कोरिस्पॉन्ड टू एन अट्रैक्टिव फोर्स। आप जिसको यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं और वो सिस्टम बाउंड है उस वक्त, यानी आपने शायद उनको पकड़ के रखा हुआ है अपनी जगह पे, और फिर आप उनको छोड़ते हैं और दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो चूँकि उनकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है तो आप वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दैट्स अ रिपल्सिव फोर्स। उनके दरमियान जो रिपल्सिव फोर्स है वो मौजूद होगी। लेकिन अगर दोनों चार्जेस के साइन मुख्तलिफ हैं तो फिर अगर ऐसी सूरत में आप चार्जेस को रिलीज़ करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो देयर इज़ अ सटल डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स के लिए होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस के लिए हो सकती है। और नाउ इसी फार्मूले को हम एक्सप्लॉयट करते हैं, जो ये वाला फार्मूला है इसको हम एक्सप्लॉयट करते हैं फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सो लेट मी राइट इट हियर। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब है कि अब तक हमने जो भी सिचुएशन देखी है उसमें हमने ये देखा है कि हमारे पास एक ही चार्ज है, लेकिन अब फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक चार्ज नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा चार्ज हैं। सो लेट मी शो अ bunch of charges here, let's call this charge Q1, this charge Q2, यहाँ पे हमारे पास एक Q3 पड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे हमारे पास एक Q4 पड़ा हुआ है, और इसी तरह यहाँ पे बीच में फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक nth चार्ज पड़ा हुआ है। सो वी हैव अ लॉट ऑफ चार्जेस, n चार्जेस, n कैन बी एनी नंबर। और हम ये सवाल हमारा ये है हमारे सामने कि इन सारे जो चार्जेस का सिस्टम है इसकी अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे। ओके, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि ये सारे चार्जेस जो हैं ये एक दूसरे के साथ साथ पड़े हुए हैं।
आप सिंपली वही वाला तरीका इस्तेमाल करें जो यहाँ पे मैंने किया था इस वाले में एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो रीजन है उसमें कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, और फिर आप वहाँ पे एक चार्ज लेके आते हैं, और या फिर यूँ कह लें कि इनिशियली जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर फासले के ऊपर पड़े हुए हैं, इन्फिनिट डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दिस कि इनिशियली फ़र्ज़ करें कि ये जो चार्जेस हैं ना Q1, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, ये बहुत दूर दूर पड़े हैं एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल अब इस डायग्राम को ना आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं, क्योंकि मेरा जो ब्लैक बोर्ड का कैनवस है वो छोटा है, तो मुझे इसी के ऊपर सारी डायग्राम्स बनानी है। तो इसको आप भूल जाए, बल्कि ना भूलें, इसको मैं अरेज कर देता हूँ। आप यूँ समझें कि अब ये वो सिस्टम है जिसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला हम कैसे ड्राइव करेंगे, उसके लिए अब मैं इस डायग्राम को एक दफ़ा अरेज करने लगा हूँ। तो आप इसके लिए यूँ कर सकते हैं कि इनिशियली आप यूँ अज्यूम करें कि सारे चार्जेस जो है ना वो एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस दूर पड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे जो Q1 पड़ा हुआ है वो यहाँ पे है, Q2 जो है वो यहाँ पे है, Q3 यहाँ पे है, Q4 इधर नीचे पड़ा हुआ है यहाँ पे, और Q5 जो है वो यहाँ, Qn जो है वो यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि एक दूसरे से इतने दूर हैं कि इंटरेक्ट नहीं करते। ओके, ये एक दूसरे से इन्फिनिट फासले पे हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी जो है उनकी वो ज़ीरो है, बिल्कुल जैसे हमने देखा है। फिर हम क्या करते हैं, हम Q2 को मूव करवाते हैं, Q1 को फर्स्ट मूव करवाते हैं और इसको लेके आते हैं बहुत दूर से चला चला के यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर। ये अब हमारे पास क्या आ गया, Q1 आ गया। लेकिन जब Q1 यहाँ पे आया है तो बाकी जो चार्जेस हैं ना, Q2, Q3, Q4 अप टू Qn, दे आर स्टिल इन्फिनिट डिस्टेंस अपार्ट। ओके, सो इस Q1 को मूव करवाने के लिए हमें जो वर्क करना पड़ा है वो बेसिकली क्या है, ज़ीरो है। और अगर वर्क ज़ीरो है तो यही तो हमने देखा था कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसमें जो चेंज होती है उसको हम क्या लिखते हैं, वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो अगर वर्क हमें कुछ नहीं करना पड़ा, बिकॉज देयर इज़ नो अदर चार्ज जिसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, जिसके फील्ड के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़े, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज ज़ीरो आएगी। तो पहले Q1 चार्ज को इन्फिनिट डिस्टेंस से इस पॉइंट पे लाने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ा, कोई वर्क नहीं करना पड़ा, सो एनर्जी ज़ीरो है। अब हम Q2 को यहाँ से मूव करवा के लाते हैं, फ़र्ज़ करें कि यहाँ से ये इस पॉइंट के ऊपर आ गया, इस Q2 के ऊपर। जब ये Q2 के ऊपर आया है ना, तो अब हम देख सकते हैं कि Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला है ना, वो हम लेते हैं कि फ़र्ज़ करें अब इनके दरमियान फासला जो है वो कोई फाइनाइट डिस्टेंस है, इतना कि जहाँ पे ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ R12। अब जब ये दोनों R12 फासले के ऊपर आ गए हैं तो दोनों के दरमियान इंटरेक्शन होगी और इनके दरमियान कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा Q2 के ऊपर, उस Q2 को इन्फिनिट फासले से लेके इस फासले तक, इस तरह के अब Q1 और Q2 के दरमियान जो फासला है वो R12 रह जाए। तो इस केस में जो मुझे वर्क करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा है, अब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ W2, और ये वर्क जो मुझे करना पड़ा है ये है K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। बिल्कुल वर्क की यही डेफिनेशन है हमारे पास जो हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। तो या फिर यूँ कह लें कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो है, क्योंकि वर्क जो है वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, या पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। मैं एब्सोल्यूट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्फिनिट फासले के ऊपर तो हमने उसको ज़ीरो ले लिया है, तो यहाँ पे जब ये चार्ज मौजूद था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो थी। जब ये यहाँ पे आ गया तो अब ये इस Q1 के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये वाली है, जो असल में उतनी ही है जितना हमें वर्क करना पड़ता है। तो ये हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी। मैं डेल्टा U को इसको यहाँ पे यूँ भी लिख देता हूँ कि ये हमारे पास है U2, वो पोटेंशियल एनर्जी जो चार्ज Q2 को मूव करवा के इस पॉइंट के ऊपर लेके आने के लिए कि ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जो अब इस सिस्टम में आ गई है उस वर्क की वजह से जो हमने Q2 के ऊपर किया है, Q2 को इस पॉइंट से मूव करवा के इस पॉइंट तक लाने के लिए। अब अगर हम Q3 को भी इनके करीब लेके आते हैं, और Q3 हमारे पास ये पड़ा हुआ है, इसको फ़र्ज़ करें कि हम यहाँ पे लेके आते हैं, तो जब Q3 यहाँ पे आएगा तो अब Q3 का जो Q2 से फासला है
वो हमारे पास है। हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑफ कोर्स फासले तो गिवन होंगे, तो मैं सिर्फ वही सिंबल चूज़ कर रहा हूँ जो हमारे लिए एविडेंट हो। तो ये फासला जो है ये R23 है, यानी दूसरे और तीसरे चार्ज के दरमियान फासला। ओके, तो लेकिन अगर आप इंटरेस्टिंगली यहाँ पे देखें तो Q3 जो है इस पॉइंट के ऊपर Q1 के भी करीब करीब ही पड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा दूर नहीं पड़ा हुआ। इसका मतलब है कि Q3 जो है जब मैं उसको यहाँ पे लाऊंगा तो वो Q2 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और Q1 के साथ भी इंटरेक्ट करेगा, एंड दिस इज़ वेयर थिंग्स गेट इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा, इस फासले को मैं डिफाइन कर लेता हूँ R13। तो Q3 को मूव करवा के लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा है और जो पोटेंशियल एनर्जी आई है सिस्टम में, वही वर्क पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आएगा। मैं उसको यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो ये जो वर्क है जो मुझे Q3 चार्ज को मूव करवाने के लिए करना पड़ा है, और यही हमारे पास उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। ये वर्क मुझे Q2 के अगेंस्ट भी करना पड़ा है और Q1 के अगेंस्ट भी करना पड़ा है। तो जो Q2 के अगेंस्ट करना पड़ा है वो है मेरे पास Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R23, और जो Q1 के अगेंस्ट करना पड़ा है उसको मैं इसमें ऐड करूँगा और वो मेरे पास बनेगा Q1 Q3 डिवाइड बाई R13। ओके, आप देख रहे हैं कि हमारे पास किस तरह बन रही है सिचुएशन। पहले चार्ज को Q1 को यहाँ से मूव करवा के यहाँ पे लाने के लिए मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, बिकॉज देयर वाज नो चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट इन दिस रीजन, और यूं उनकी इंट्रैक्शन की वजह से इंट्रैक्शन नहीं थी और मुझे उस इंट्रैक्शन के अगेंस्ट कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। वर्क तभी होता है ना जब चार्जेस के दरमियान फोर्स एग्जिस्ट कर रही हो और आपको उस फोर्स के अगेंस्ट मूव करना पड़े। तो इस चार्ज के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ा था, लेकिन जब मैंने Q2 को मूव करवाया तो उस वक्त Q1 पहले से मौजूद था, तो मुझे Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा और वो वर्क उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गया, ये वाली टर्म। अब जब मैं Q3 को मूव करवा के लाया हूँ तो अब मुझे Q1 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है और Q2 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ा है। तो इसलिए मेरे पास अब क्या आई है, ये वर्क जो Q2 के अगेंस्ट किया है और ये वर्क टर्म जो है वो Q1 के अगेंस्ट वर्क करने से आई है। अब अगर मैं चौथा चार्ज लेके आता हूँ तो चौथा चार्ज अब पहले से मौजूद तीनों चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेगा, तो उन तीनों चार्जेस के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा। तो जो चौथे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी आएगी, अब फर्ज करो कि चौथा चार्ज हमारे पास, चले मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे चौथा चार्ज है और इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। लेट मी एक्चुअली डू इट एक्सप्लिसिटली फॉर एटलीस्ट दिस वन। तो ये चौथा चार्ज है और इसको मैं फर्ज करो कि यहाँ पे लेके आता हूँ। ओके, तो अब Q4 जो है ना, मैं इसके डिस्टेंसेस जो हैं वो ब्लू कलर में दिखा देता हूँ ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो ये जो फासला है Q4 का Q1 से, वो ये वाला ब्लू है और इसको मैं कहता हूँ R14। जो Q2 से Q4 के दरमियान फासला है वो ये वाला है और इसको मैं कह देता हूँ R24। और फिर जो Q3 और Q4 के दरमियान फासला है वो ये वाला है और इसको मैं कह देता हूँ R34। तो आप देख रहे हैं कि अब चौथा चार्ज जो है वो पहले से मौजूद तीनों चार्जेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, और यूं जो वर्क हमें करना पड़ेगा चौथे चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए, जो W4 होगा और जिसको हम U4 कह सकते हैं, वो हमारे पास बनेगा वर्क डन अगेंस्ट द फर्स्ट चार्ज जो कि Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस वर्क डन अगेंस्ट सेकंड चार्ज जो Q2 Q4 डिवाइड बाई R24 प्लस वर्क डन अगेंस्ट द थर्ड चार्ज जो कि Q3 Q4 डिवाइड बाई R34 बनेगा। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि हर एडिशनल चार्ज के लिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की एक टर्म बढ़ती जा रही है। सो दिस इज गोना बी अ लॉट ऑफ टर्म्स। ओके, तो जो हमारा प्रॉब्लम था, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि अगर हमारे पास कलेक्शन ऑफ चार्जेस हो, सिस्टम ऑफ चार्जेस हो, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसको हमने सॉल्व इस तरह किया है कि हम एक स्टेप पीछे गए हैं और हमने ये अज्यूम किया है कि फ़र्ज़ करो इनिशियली वो सारे चार्जेस एक दूसरे से बहुत दूर थे, इतने दूर कि उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं थी। फिर हम उनको वन बाई वन इस कलेक्शन में लेके आते हैं जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, जिसको हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस कहा है। और जब ये एक दूसरे के करीब करीब आ जाते हैं इस कलेक्शन में, तो फिर उनके दरमियान कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। और वो पोटेंशियल एनर्जी हमने देखी है कि पहली टर्म जो है वो ज़ीरो है, दूसरे चार्ज को लाने के लिए इतनी आई है, तीसरे चार्ज को लाने के लिए इतनी आई है, चौथे चार्ज को लाने के लिए ये वाली आई है।
So this is gonna be a lot of these are gonna be a lot of terms. So total potential energy इस सारे सिस्टम की जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है उसको अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। तो अब ये जो मेरे पास U टोटल है ना, U टोटल वो क्या बनेगी, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस अप टू प्लस UN, जितने भी आपके पास चार्जेस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग द टर्म्स अगेन। तो ये पहले चार्ज को लाने के लिए ज़ीरो एनर्जी थी, कोई वर्क नहीं करना पड़ा था। दूसरे चार्ज को लाने के लिए हमारे पास जो टर्म बनी थी वो बनी थी K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12। तीसरे चार्ज को यहाँ पे लाने के लिए हमारे पास दो टर्म्स बनी थी, क्योंकि जो Q3 था उसने Q1 के साथ भी इंट्रैक्शन की थी, तो Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 आया था। और फिर Q3 ने Q2 के साथ भी इंट्रैक्शन की थी, तो हमारे पास आया था K Q2 Q3 डिवाइड बाई R13। फिर जब मैं चौथा चार्ज लाया था, तो अब मैं यहाँ पे नीचे इसको लिखने लगा हूँ, राइट पे नहीं जाते क्योंकि चलें राइट पे लिख लेते हैं। तो जब चौथा चार्ज मैं लाया था तो मेरे पास टर्म आई थी, वो जो चौथे चार्ज ने पहले चार्ज के साथ इंट्रैक्शन की थी, तो Q1 Q4 डिवाइड बाई R14 प्लस जो उसने दूसरे चार्ज के साथ इंट्रैक्शन की थी, तो Q2 Q4 डिवाइड बाई R24, और फिर जो उसने तीसरे चार्ज के साथ इंट्रैक्शन की थी K Q3 Q4 डिवाइड बाई R34। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक बहुत ही लंबी सी एक्सप्रेशन आ गई है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और जैसे जैसे चार्जेस बढ़ते जाएंगे टर्म्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। तो सवाल ये है कि क्या कोई सिंपलर वे है इस एक्सप्रेशन को लिखने का, और ऑफ कोर्स हमारे पास सिंपलर वे है इस एक्सप्रेशन को लिखने का। ये HRK की बुक में तो नहीं दिया हुआ, क्योंकि HR की बुक में आपको सिर्फ 3 या 4 चार्जेस की ज़्यादा से ज़्यादा बात की गई है, तो उन्होंने डायरेक्ट ही इस तरह की एक्सप्रेशन दी हुई है। लेकिन जो जनरल वे है ना, इट्स मच ईजियर, सो आई एम गोना गिव यू द मोर जनरल फार्मूला। और वो जनरल फार्मूला ये है कि इन सारी टर्म्स को आप लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी इक्वल्स 1 डिवाइड बाई 2 सम ओवर आई जे के हमारे पास कांस्टेंट है, और फिर आप लिख सकते हैं QI QJ डिवाइड बाई RIJ। यहाँ पे RIJ जो है ये आज जैसे आप ऊपर देख रहे हैं जो नाम मैंने पहले दिए हैं R12 R13, ये वो डिस्टेंस है, यानी चार्जेस के दरमियान जो दो स्पेसिफिक चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस है। यानी R12 जो है ये चार्ज Q1 और Q2 के दरमियान डिस्टेंस है। तो बिल्कुल यहाँ इसको मैंने यहाँ पे RIJ से लिख लिया है। और यहाँ पे एक कंडीशन और है, और वो ये है कि जो I की वैल्यू है ये J के इक्वल नहीं हो सकती। अब इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट भी करना है, थोड़ा सा समझाना भी है कि ये इक्वेशन कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो मैं 3 चार्जेस के लिए इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अगर मैं 3 चार्जेस लेता हूँ तो मेरे पास जो I की वैल्यू है वो क्या होगी, 1 2 और 3, क्योंकि 3 चार्जेस है ना, तो मुझे सम करना है, तो मुझे I की वैल्यू बारी बारी पहले 1 लेनी पड़ेगी, फिर 2 और फिर 3। तो जब मैं I की वैल्यू 1 लूँगा, तो I की वैल्यू जब मैं 1 लूँगा तो J की वैल्यू जो है वो क्या आएगी हमारे पास, 2 एंड 3, क्योंकि I और J बराबर नहीं है, ये कंडीशन इस फार्मूला के अंदर मौजूद है। फिर जब मैं ये मेरे पास पहला स्टेप है। दूसरे में मैं I की वैल्यू क्या लूँगा, 2, तो जब I की वैल्यू 2 होगी तो J की वैल्यू जो बनेगी वो 1 और 3 बनेगी। और फाइनली जब I की वैल्यू मैं 3 लूँगा 3, तो मेरे पास जो J की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 और 2। तो अब मैंने ये वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करनी है और देखना है कि मेरे पास क्या सही पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनता है या नहीं। तो 3 चार्जेस के लिए मैं टोटल एनर्जी जो है उसको यहाँ पे लिखता हूँ, K कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेते हैं, डिवाइड बाई 2, और अब समेशन नहीं आएगा क्योंकि मैं सम करने लगा हूँ I और J के ऊपर। तो I को अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये वाला जो पार्ट है फार्मूला का, इसमें अगर मैं I को 1 लेता हूँ तो J जो है वो या तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है, तो हमारे पास 2 टर्म बनेगी। ओके, तो इस सूरत में मेरे पास बनेगा Q1 जो I की वैल्यू है, और J की वैल्यू या तो 2 हो सकती है, तो 2 लूँगा तो ये मेरे पास बन जाएगा। और फिर I की 1 वैल्यू के लिए ही J को मैं जब 3 लूँगा तो मेरे पास ये फार्मूला बनेगा।
ओके। ये आई की वैल्यू 1 के ऊपर समेशन हो गई। अब आई की वैल्यू 2 के ऊपर जब मैं समेशन करूँगा तो ये पहला बनेगा Q2 और जे की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। तो ये Q2 1 बनेगी और जब जे की वैल्यू 3 होगी तो ये बनेगा Q2 Q3 डिवाइडेड बाई R2 3। ओके। और फिर अब फाइनली जब मैं आई की वैल्यू 3 लूँगा तो जे की वैल्यू या तो 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। तो ये मेरे पास बनेगा Q3। तो जे की वैल्यू जब 1 लूँगा तो Q1 डिवाइड बाई R3 1 प्लस Q3 और अब जे की वैल्यू 2 होगी तो ये मेरे पास बनेगा Q2 डिवाइड बाई R3 2। ओके। तो अब मैंने समेशन पूरी कर ली। अब अगर आप इंटरेस्टिंगली देखें तो जो Q1 Q2 है वो असल में ऐसा ही होता है जैसे Q2 Q1 हो, क्योंकि प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट तो सेम आएगा। सिमिलरली जो R12 है Q1 और Q2 के दरमियान फासला है वो सेम है R21 के जो दूसरे और पहले चार्ज के दरमियान फासला है। ओके। तो असल में अगर आप देखें तो ये जो मेरे पास पहली टर्म है ना, ये वाली Q1 Q2 डिवाइड बाई R12, ये मेरे पास बराबर है इसके Q2 Q1 डिवाइड बाई R12। तो हो ये रहा है कि सारी टर्म्स जो है ना वो एक दूसरे के बराबर हैं, हर दो टर्म्स एक दूसरे के बराबर हैं। Q1 Q2 Q1 Q3 वाली बराबर है, बराबर है Q3 Q1 के। तो ये मेरे पास बनेगा, जब आप इसको लिखते हैं तो ये मेरे पास बनेगा K/2 और अंदर जो मेरे पास आएगा ना वो बनेगा 2 टाइम्स Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस 2 टाइम्स Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस 2 टाइम्स Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। ये मेरे पास बनेगा। और इसके बाद आप अगर आप देखें तो ये 2 कॉमन ले लें और जो बाहर 2 मौजूद है उसके साथ ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास फार्मूला बनेगा K इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस Q1 Q3 डिवाइड बाई R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइड बाई R23। और ये बिल्कुल उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है जिसमें हमारे पास 3 चार्जेस होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फार्मूला है ना, ये वाला फार्मूला ये असल में हमें सही रिज़ल्ट देता है। बस आपको थोड़ा सा ख्याल रखना होता है और फिर इस फार्मूला को आप किसी भी नंबर ऑफ चार्जेस के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आप एक बात गौर करें कि ये वाला जो 2 का फैक्टर था ना, ये हमने 1/2 का फैक्टर ये हमने खुद से इंक्लूड किया है। और उसकी रीज़न ये थी कि डबल काउंटिंग होती है हमारे पास। डबल काउंटिंग इस तरह होती है कि जब आप आई को लेते हैं ना तो जे की वैल्यू 2 और 3 आती है इस इक्वालिटी के तहत कि आई जो है वो जे के बराबर नहीं हो सकता। तो ये डबल काउंटिंग होती है कि आई को आप 1 लेंगे ना तो जे जो है वो 2 और 3 होगा। ओके। लेकिन मज़े की बात ये है कि जब आप आई को लेट से 3 लेते हैं तो जे 1 और 2 हो सकता है, और जे को तो 1 हम पहले भी ले चुके हैं जब जे को तो 2 हम पहले भी ले चुके हैं जब Q1 को हमने पहला चार्ज लिया था। ओके। तो ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए, ये फिज़िकल रीज़न है, इसका कोई पीछे मैथमेटिक्स कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, ये फिज़िकल रीज़न है कि हम जब इस तरह जनरल फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं तो हम ना चाहते हुए भी डबल काउंटिंग कर रहे हैं। तो उस डबल काउंटिंग को कंपनसेट करने के लिए हम खुद से ये 1/2 का फैक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि इज़ देयर एनी बेटर वे जिसमें हम ये मतलब डबल काउंटिंग ना करें। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ बेटर वे, और उस बेटर वे में आप इसी फार्मूला को यूँ भी लिख सकते हैं। सो लेट मी राइट दिस फार्मूला अगेन। तो इसी फार्मूला को आप यूँ भी लिख सकते हैं यू टोटल। अब मैं कोई 1/2 का फैक्टर नहीं लगाने लगा। तो अब हमारे पास बनेगा ये सम ओवर आई एंड जे शुड बी लेस देन आई। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी लगाने की, ये जो 1/2 का फैक्टर है इसको लगाने की। और अंदर अब हमारे पास फार्मूला वही है और वो है QJ डिवाइड बाई RIJ। और अब आप कहेंगे कि मैंने आपको इतने ज़्यादा फार्मूलाज दे दिए हैं, एक ये फार्मूला है, ठीक है, और इसमें आपने 1/2 का फैक्टर लगाना होता है, और एक ये फार्मूला है जिसमें आपके
आपको 1/2 का फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर कि जे विल ऑलवेज हैव अ स्मॉलर वैल्यू देन आई। इसका मतलब है कि अगर आप आई को 1 लेते हैं तो जे 0 होगा। देयर इज नो कंट्रीब्यूशन टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर आई इक्वल्स 1। अगर आप आई को 2 लेते हैं तो जे की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, और हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो कौन सी टर्म आएगी, ये पहले वाली Q1 Q2 बाई R12। अब अगर आप Q को I को 3 लेते हैं तो J की वैल्यू या 1 होगी या 2, और वो एग्जैक्टली हमारे पास ये दूसरी टर्म बनती है। तो अब आपको 6 टर्म बनेगी ही नहीं, अब आपकी बनेगी ही 3 टर्म जब आप J के ऊपर कंडीशन लगाएंगे कि J की वैल्यू I से कम ही होगी। Okay, so there are many ways to remember this. Just think about it for a moment. Or of course, I'm not gonna leave it here. I'm gonna solve a problem for you. Or वो problem, I believe it's exercise. Yes, it's exercise. I don't know, 12 or something. But let me copy it. So this is the exercise and this is exercise 2 actually. तो हमारे पास 4 चार्जेस हैं, 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, और इस कन्फिगरेशन की हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। और अब मैं ये जो बाद में दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया ना जिसमें डबल काउंटिंग नहीं होती, वो यहाँ पे अप्लाई करने लगा हूँ। और पहले तो मैंने 3 चार्जेस के लिए आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी थी, अब 4 चार्जेस हैं, तो अब ये एक्सप्लिसिटली आपके लिए वाज़े होगा कि ये वही टर्म बनती है जहाँ से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने 4 चार्जेस के लिए कैलकुलेशन मतलब कंप्लीट फार्मूला लिखा था पोटेंशियल एनर्जी का। So let's give name to these charges. Let's call this charge Q1. Okay, let me use red color क्योंकि white के ऊपर red ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये मेरे पास है Q1. Let's call this charge Q2, और फिर इस वाले को Q3 कहते हैं और इस वाले को Q4 कहते हैं। और मेरे पास जो फार्मूला था पोटेंशियल एनर्जी का, जो मैंने दूसरा फार्मूला लिखा था, वो था U टोटल इक्वल्स समेशन थी हमारे पास, और समेशन थी I और J के ऊपर, और हमने ये कहा था कि J इज़ गोइंग टू बी लेस देन I। ओके, और फिर था हमारे पास QI पहला चार्ज, QJ दूसरा चार्ज डिवाइड बाई RIJ। तो ये हमारे पास सिचुएशन थी। तो लेट्स ट्राई दिस फॉर फर्स्ट चार्ज फर्स्ट Q1 के लिए। ओके, Q1 जब मैं लेता हूँ तो मुझे I को 1 लेना पड़ेगा। लेट मी चेंज द लेज़र कलर टू वाइट के लिए। तो जब मैं Q1 लेता हूँ तो मुझे I को 1 लेना पड़ेगा, और अगर मैं I को 1 लेता हूँ तो मुझे ये J लेस देन I वाली कंडीशन बताती है कि J 0 होगा, विच मीन्स कि अगर मैं I को 1 लेता हूँ और J को 0 सब्सटीट्यूट करता हूँ इसमें, तो ये टर्म जो है न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगी, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगी। ओके, सो लेट मी एक्चुअली राइट इट हेयर एक्सप्लिसिटली कि हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है फॉर I इक्वल्स 0 वो 0 आती है। प्लस अब हमने नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन देखनी है जिसमें मैं I को 2 लेता हूँ। अगर मैं I को 2 लेता हूँ तो J क्या होगा, 1 होगा या 0 होगा। तो 0 वाली टर्म तो कोई कंट्रीब्यूशन देगी नहीं, तो J की वैल्यू 1 आएगी। तो ये मेरे पास दूसरी टर्म बन जाएगी। ओके, यहाँ पे एक K का फैक्टर भी था, मुझे यहाँ पे लगाने दे। ओके, तो जो दूसरी टर्म बनेगी जब मैं I को 2 लेता हूँ तो ये मेरे पास बनेगा K Q2, और J I से कम होगा तो I 2 से कम 1 ही है, तो ये Q1 डिवाइड बाई R21। ओके, 2 हो गया, यानी I की वैल्यू मैंने 1 और 2 ले ली है। अब I की वैल्यू 3 और 4 लेनी है। ओके, तो ओके, सो मैंने चार्जेस को नाम दिए हुए हैं Q1 Q2 Q3 और Q4। तो अब मैं जब I की वैल्यू 3 लूँगा तो मेरा चार्ज Q3 होगा। ओके, तो अब I की वैल्यू 3 लूँगा तो J की वैल्यू क्या होगी, या तो 1 होगी या 2 होगी। तो ये मेरे पास बनेगा। ओके, पहले K वाली टर्म K, और फिर I की वैल्यू 3 है तो Q3, और J की वैल्यू 1 लूँगा तो Q3 Q1 डिवाइड बाई R31। और फिर मैं ओके, अब मैं मज़ीद राइट पे नहीं जाता क्योंकि मैंने अपनी तस्वीर लगानी होती है यहाँ पे। तो मैं दूसरी टर्म यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, तो दूसरी बनेगी K, और I को मैंने 3 लिया हुआ है, और J जो है इस केस में 2 बनेगा, और ये मेरे पास बनेगा Q3 Q2 डिवाइड बाई R32। और फाइनली जब मैं I को 4 लूँगा तो J की वैल्यू आएगी 1 2 एंड 3। तो ये मेरे पास बनेगी K, I की वैल्यू 4 है, Q4 और Q1 J की वैल्यू डिवाइड बाई R41 प्लस
यहाँ पे नीचे लिखता हूँ k। अब i की वैल्यू मैंने ली हुई है 4 और j की इस मरतबा वैल्यू लूँगा 2। तो ये बनेगा Q4 Q2 डिवाइड बाई R4 2 और फाइनली i की वैल्यू मेरे पास 4 है और अब j की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो ये बनेगा Q4 Q3 डिवाइड बाई R4 3। ओके, तो ये मेरे पास पूरी फार्मूला आता है 4 चार्जेस के लिए। ओके, लेट मी एक्चुअली इट्स नॉट गुड, लेट मी ट्राई टू मूव इट डाउन हेयर ताकि ये एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो मैं ये लिखना चाहता था और इसके बाद मेरे पास ये वाली टर्म आई थी, लेट्स मूव इट हेयर डाउन हेयर। ओके, और फिर उसके बाद मेरे पास ये वाली टर्म थी, मूव इट डाउन हेयर। और अब उसके बाद फाइनली मेरे पास ये वाली टर्म है। ओके, तो ये 4 चार्जेस के लिए मेरे पास फार्मूला आया है। अब जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी वो भी 4 चार्जेस ही थे। तो लेट्स गो बैक एंड चेक कि ये फार्मूला बिल्कुल वही फार्मूला बनता है और ये फार्मूला हमने इस जनरल फार्मूला से को समझ के लिखा है। लेकिन अगर हम देखें तो ये वाला जो ओरिजिनल फार्मूला मैंने 4 चार्जेस के लिए लिखा था ना, ये बिल्कुल वही है, ये टर्म बिल्कुल वही है जो यहाँ पे हमारे पास ये वाली आ गई है। तो आप देख रहे हैं कि इस जनरल फार्मूला से आप आसानी से किसी भी नंबर ऑफ चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। तो अब हमने कुछ देखने हैं कि चूँकि हमारे पास ये वाली कन्फिगरेशन है तो हमें फासले चाहिए और चार्जेस चाहिए। तो चार्जेस को नाम मैंने पहले ही Q1 Q2 Q3 और Q4 दे दिए हैं और उनकी मैग्नीट्यूड्स आप देख सकते हैं, Q1 प्लस Q के इक्वल है, Q2 माइनस Q के इक्वल है। तो भाई ये हम पुट कर लेंगे। पहले फासले देखते हैं। जब हम फासले देखते हैं तो जो R12 है ना, वो हमारे पास है A के इक्वल। तो R12 जो है ये A के इक्वल है क्योंकि दिया हुआ है, साइड लेंथ जो है वो A है। जो R13 है ना, ये भी हमारे पास है A के इक्वल। जो R24 है ये भी हमारे पास है A के इक्वल। और इसी तरह जो R34 है ये भी हमारे पास है A के इक्वल। अब दूसरे दूसरे और तीसरे चार्ज के दरमियान दरमियान भी इंट्रैक्शन है और दूसरे और चौथे चार्ज के दरमियान भी इंट्रैक्शन है। तो हमें ये वाले फासले भी चाहिए। तो जो ये वाला फासला है ना, ये वाला जो है R2 और Q2 और Q4 के दरमियान, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास सीधी सीधी एक राइट हैंडेड ट्राइंगल बनती है, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है ये वाली। और इसका जो हाइपोटेन्यूज है ना, वो फासला है Q2 और Q3 के दरमियान और ये स्क्वायर रूट 2a आता है। तो जो ये वाला फासला है ना, जिसको हमने कहा हुआ है R23, ये इक्वल है स्क्वायर रूट 2 टाइम्स a के। और बिल्कुल यही वाला फासला जो है ये वो Q1 और Q4 के दरमियान भी है, यानी स्क्वायर रूट 2 है। तो हमारे पास सारे फासले आ गए। ओके, और चार्जेस की मैग्नीट्यूड भी आ गई। तो लेट्स सब्सटीट्यूट इट हेयर, डायग्राम को सामने रखते हैं ताकि गलती ना हो। तो हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो बनेगा, के को अब मैं कॉमन लेने लगा हूँ, इस फैक्टर को बाहर लेते हैं और अब हमारे पास आएगा Q1 Q2, ये बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर क्योंकि Q1 जो है वो पॉजिटिव है, Q2 जो है वो नेगेटिव है। तो ये बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई R21 जो है वो A है। उसके बाद है जी Q1 Q3, Q1 और Q3 अगेन नेगेटिव हैं तो ये हमारे पास बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई फासला इनके दरमियान भी A है। उसके बाद है जी मेरे पास Q2 और Q3, और Q2 और Q3 दोनों नेगेटिव हैं। ओके, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बनेगा प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई इनके दरमियान जो फासला है ना वो स्क्वायर रूट 2 टाइम्स A है। फिर है जी हमारे पास Q1 और Q4, तो Q1 और Q4 दोनों पॉजिटिव हैं और इनके दरमियान फासला स्क्वायर रूट 2a है। तो ये भी हमारे पास बनेगा क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2a। फिर उसके बाद है जी हमारे पास Q2 और Q4, तो Q2 और Q4 एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये माइनस क्यू स्क्वायर बनेगा और इनके दरमियान फासला जो है वो a है। और फाइनली है जी Q3 और Q4, ये भी हमारे पास बनेगा माइनस क्यू स्क्वायर क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव और इनके दरमियान फासला a है। तो ये हमारे पास टोटल आ गया। अब ज़रा एक दफ़ा डबल चेक कर लें कि हमने पूरा सम किया है। ज़ीरो वाली टर्म को छोड़ दें तो ये थी हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 टर्म्स। अब अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक नहीं हो। ये वैसे मैंने एहतियातन कर लिया कि जितनी टर्म ऊपर लिखी हैं वो सारी की सारी उनकी कंट्रीब्यूशन लिखी तो है ना। तो अब अगर आप गौर करें तो हमारे पास ये 4 टर्म्स जो है ना, ये वाली ये वाली ये वाली और ये वाली, ये नेगेटिव साइन के साथ हैं। तो ये बनता है माइनस 4 क्यू स्क्वायर बाई ए।
और ये दो टर्म्स हमारे पास जो है ना ये पॉजिटिव वाली हैं। तो ये सारी अगर मैं सम करूं तो ये मेरे पास बनेगा यू टोटल इक्वल्स के और -4 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस 2 क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2 टाइम्स ए। दैट्स इट, हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। क्यू स्क्वायर बाई ए को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बन जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए, और जो अंदर रह जाएगा वो प्लस का स्क्वायर रूट 2 रह जाएगा, ये दूसरी टर्म से आता है, और माइनस का 4 रह जाएगा, ये पहली टर्म से आता है। एंड दैट्स इट, यू हैव सॉल्व योर प्रॉब्लम। दिस इज़ एक्चुअली योर टोटल पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं इसको कर देता हूँ सर्कल के अंदर। तो दिस इज़ द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैलकुलेट इट। सो देयर वाज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट्स जस्ट दैट कि आपने थोड़ा सा सोचना है बैठ के कि मतलब समझना है कि इस फार्मूले को एक दफ़ा आप समझ लें तो उसके बाद सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं। आप उसके बाद कोई भी नंबर ऑफ़ चार्जेस हो आपने उसको बस इम्प्लीमेंट ही करना है। सो दैट्स इट फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको वैसे मैं ख़त्म तो पिछले लेक्चर में करना चाह रहा था लेकिन नहीं हुआ। तो लेट मी क्विकली गो ओवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और उसके बाद शायद मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर ही आज ये लेक्चर ख़त्म कर दूं, क्योंकि यप मैं बस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर ही ख़त्म करूंगा। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफ़ाइन करते हैं और फिर मैं आपको क्विकली दिखाऊंगा कि पोटेंशियल और फील्ड का क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले आप ज़रा एक लम्हे के लिए ये सोचे कि हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह समझा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी, एब्सोल्यूट जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी U इक्वल्स के Q1 Q2 डिवाइड बाई R जो है ये फासला है Q1 और Q2 के ऊपर। मैं एक दफ़ा आपको फिर से इसी को समझाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। दे जस्ट टेल अस कि ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये हम ऐसे ही खुद से नहीं बना रहे हैं, दे एक्चुअली कम आउट ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी नो, और फिर ये हमारी मदद करते हैं फर्दर ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए या समझाने के लिए। आई मीन जो भी हम नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैंने अभी इसको संभाल के रखा हुआ है। मैं ये चैप्टर ख़त्म करूँगा तो फिर आपको इन चारों चैप्टर का जो हमने कर लिए हैं कंप्लीट रिव्यू दूंगा कि असल में हमने चार चीज़ें नहीं पढ़ी, हमने एक ही चीज़ पढ़ी है, बाकी सारे जो थे वो मुख्तलिफ टूल्स थे। तो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में भी आपको बताऊँगा। लेकिन अभी ज़रा देखें कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है ना ये आ कैसे रहा है। इट्स सिंपली, आई मीन दिस इज़ वन रीज़न, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को दो चार्जेस के लिए यूँ डिफाइन किया था, और इसके पीछे हमने लॉजिक क्या दी थी, हमने ये कहा था कि फ़र्ज़ करो कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक यहाँ पे पड़ा हुआ है, ओके, ये जो है ये Q1 है, और Q2 जो है ना इनिशियली वो इन्फिनिटी के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, और फिर हम Q2 को उस इन्फिनिट पॉइंट से मूव करवा के लेके आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर, ओके। और ये हमारे पास Q2, और जब इस पॉइंट के ऊपर लेके आते हैं तो अब जो इनके दरमियान ये वाला फासला है ना, ये फासला अब हमारे पास R है, ओके। तो इस सिचुएशन के लिए हमने ये वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखा था, ओके। तो अब आप यूं कहें कि फ़र्ज़ करो जो Q2 है ना वो, अब चलें फ़र्ज़ करें कि इनिशियली जो हमारे पास Q1 था उसकी मैग्नीट्यूड Q थी, और जो Q2 था ना उसकी मैग्नीट्यूड भी हमारे पास Q थी। अब चलें मैं इसको Q नहीं कहता, इसको मैं कह लेता हूँ चलें इसकी मैग्नीट्यूड भी Q थी। फ़र्ज़ करें कि हम, और इस सिचुएशन के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो के Q1 Q2 डिवाइड बाई R है, या फिर इसको यूं कह लें कि चलें मैं इसको Q नॉट कह लेता हूँ, ओके, Q2 को मैं Q नॉट कह लेता हूँ। तो इस सूरत में, इस सिचुएशन में जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बन जाएगी, के Q1 Q नॉट डिवाइड बाई R, ठीक है। ये सिचुएशन आपको समझ आ गई है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बन गई है हमारे पास के Q1 Q नॉट बाई R। अब सवाल ये है कि क्या होता अगर हमारे पास Q2 जो है उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो 2 टाइम्स Q नॉट होती, तो फिर हमारे पास ये सिचुएशन बनती U इक्वल्स के
Q1 जो है ना वो वैसे ही पड़ा हुआ है, Q1 को मैं नहीं चेंज कर रहा, तो ये बनता Q1 की मैग्नीट्यूड, चलें Q ही ले लें, तो ये बनता K Q/R, और अब Q2 की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है हमारे पास, 2 टाइम्स Q0। ओके, अब अगर मैं Q2 को, उसकी मैग्नीट्यूड, जो भी चार्ज मैं लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट के ऊपर, उसकी मैग्नीट्यूड अगर मैं 3Q0 ले लूँ, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी सिस्टम की, U इक्वल्स K Q/R, यानी मैं Q1 को चेंज नहीं कर रहा, मल्टीप्लाइड बाई 3Q0। ओके, अगर आप देखें तो इस फार्मूला में जो ये वाली टर्म है ना, K Q/R जो इस चार्ज की वजह से आ रही है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज ही नहीं हो रही। ओके, जो चार्ज मैं मूव करवा के आ रहा हूँ, मैं अगर उसकी मैग्नीट्यूड चेंज करता हूँ तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है, लेकिन उस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जो पार्ट जो है वो Q1 चार्ज की वजह से आ रहा है, जो हमारे पास ये है KQ/R, ये तो चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहाँ से मुझे आइडिया मिलता है कि क्यों ना मैं ये जो फिक्स चीज़ है, ये जो फिक्स क्वांटिटी है जो चेंज नहीं हो रही, बेशक मैं दूसरे चार्ज की मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता हूँ, लेकिन जो पहले चार्ज है Q1, उसकी वजह से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो फिक्स्ड है, क्यों ना मैं इसको एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर लूँ, और आगे आगे चल के हम देखेंगे कि ये क्वांटिटी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो इस क्वांटिटी को डिफाइन किया, यानी अब यूँ कह लें कि अब ये जो मैं 2Q0 या 3Q0 या Q0 है ना, इसको मैं अगर लेफ्ट पे लेके आऊँ तो मेरे पास जो फार्मूला बनेगा वो ये बनेगा, U/Q0 इक्वल्स Q1/R। अब मैं Q को Q1 नहीं कह रहा हूँ, और ये जो चीज़ है ना Q1/R, इसको मैं लिख रहा हूँ एक सिंबल V से, और ये सिंबल जो है ये कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप देख रहे हैं कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल का, वो किधर से आया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से। और आया भी किस तरह है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दो चार्जेस की इंट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है, और उसमें भी इंटरेस्टिंगली ये हो रहा है कि अगर आप एक चार्ज की मैग्नीट्यूड बदलते हैं, दूसरे को फिक्स रखते हैं जो हमारा पहले से मौजूद है, यानी Q2 को ही मैं Q1 के करीब लेके आ रहा हूँ ना, तो जो चार्ज पहले से मौजूद है ना, वो एक फिक्स कंट्रीब्यूशन दे रहा है पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और वो KQ/R के बराबर है। जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आ रही है वो दूसरे चार्ज की वजह से आ रही है, जो मैं मूव करवा के ला रहा हूँ। तो मैंने किया क्या है, मैंने जो पहला चार्ज है जो फिक्स कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसको एक नई टर्म की फॉर्म में डिफाइन कर लिया, और मैंने ये कहा है कि जो KQ/R है ना, इस टर्म को मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह लेता हूँ। और यूँ मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई है, ये वाली यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन आ गई है मेरे पास कि ये KQ/R के बराबर होता है, और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो ये मेरे पास बराबर होता है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज के। और यूनिट चार्ज कौन सा है, ये वो चार्ज है जो आप मूव करवा के ला रहे हैं। ओके, अब आप इस चीज़ को यूँ समझ सकते हैं कि जो Q1 है ना, वो अपने इर्द गिर्द एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है जो KQ/R के बराबर है, या KQ1/R के बराबर है, और उस पोटेंशियल के अंदर जब आप दूसरे चार्ज को मूव करवा के लेके आते हैं, तो उनकी इंट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी होती है जो हमारे पास U होती है, या डेल्टा U होती है जो चेंज उसमें आती है। और उस डेल्टा U को अगर आप वो जो बाहर से चार्ज मूव करके आ रहा है उसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर डिवाइड कर दें, तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, ये एक ही चीज़ें हैं, दे आर क्लोजली रिलेटेड। लेकिन आगे चल के हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये बजाते खुद तनहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। और हम देखेंगे कि इसकी वजह से जो हमें फ़ायदे होते हैं, जो कैलकुलेशंस होती हैं, ऑफ कोर्स मैं इस चैप्टर में आपको ये कुछ कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा, वो बेतहाशा हैं, और इसलिए ये बज़ात खुद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। और यूँ हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफ़ाइन करते हैं, ये मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको V सिंबल से लिखा है, लेकिन असल में ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस लिहाज से बिकॉज आप इन्फिनिटी के ऊपर इसको ज़ीरो डिफाइन कर रहे हैं। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आती है इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाने के लिए, उसको आप क्या डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है ये हमारे पास एक नई क्वांटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और अब मज़े की बात ये है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी वो वर्क की फॉर्म में थी ना, और उसको वर्क की फॉर्म में हम कैसे डिफ़ाइन करते थे? हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफ़ाइन करते होते थे वर्क की फॉर्म में कि ये हमारे पास है डेल्टा यू इक्वल्स माइनस WAB, work done by the electric force in moving a charge from point A to point B। और अभी हमने ये देखा है कि डेल्टा U जो है वो हमारे पास किसके बराबर है? जो डेल्टा V है वो हमारे पास बराबर है डेल्टा U बाई Q के। Q नॉट कह लें या Q कह लें, ये वो चार्ज है जो मूव करवा के हम ला रहे हैं, यानी जो पहले चार्ज की जिसकी वजह से पोटेंशियल प्रोड्यूस हो रहा है उस पोटेंशियल के रीजन में आ रहा है। तो यहाँ हमारे पास आप डेल्टा V को भी लिख सकते हैं डेल्टा U डिवाइडेड बाई Q नॉट, और अब इसको आप वर्क की फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस WAB डिवाइड बाई Q नॉट। और जो WAB है ये वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स, क्योंकि यही तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया हुआ है कि इट्स वर्क डन नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यूँ आप इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी वर्क की फॉर्म में लिख सकते हैं। और मैंने आपको कहा है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी लेते हैं तो इसका मतलब है कि अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है तो उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। और यूँ इधर से हमारे पास डायरेक्टली किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है V, वो क्या हो जाएगा? उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिवाइड बाई Q नॉट। सो आई मीन दे आर रिलेटेड एंड नाउ यू नो कि हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए ज़ीरो रेफरेंस कैसे डिफाइन करते हैं। सो बिल्कुल उसी तरीके से आप पोटेंशियल को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ भी नोट करने की है, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करने की ये है कि हमने ये पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अभी अब लास्ट लेक्चर में हमने इसको प्रूव किया था कि पोटेंशियल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट होती है। इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, यानी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करती है। इट्स पाथ इंडिपेंडेंट। तो चूँकि हमने पोटेंशियल को पोटेंशियल एनर्जी से ही डिफाइन किया है तो इसका मतलब है कि पोटेंशियल भी वही प्रॉपर्टीज़ फॉलो करेगा जो पोटेंशियल एनर्जी फॉलो करती है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पाथ इंडिपेंडेंट होता है, यानी आप दो पॉइंट्स के दरमियान किस रास्ते से मूव करके जाते हैं A से B तक और उनके दरमियान कुछ पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उन पॉइंट्स की लोकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। वो उन पॉइंट्स की इस चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि आप पॉइंट A से पॉइंट B तक किस तरह मूव करके गए हैं। बिल्कुल वही प्रॉपर्टीज़ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की थी वही चीज़ें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फॉलो करता है। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं, चूँकि पोटेंशियल एनर्जी का मैं क्विकली बता दूँ फिर आप कहते हैं कि बताया नहीं है। चूँकि हमारे पास एनर्जी के यूनिट जो हैं वो जाउल होते हैं, तो जो पोटेंशियल के यूनिट्स हैं वो क्या बन जाएंगे? जाउल पर कूलम्ब। ओके, एनर्जी के यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जो पोटेंशियल के यूनिट बनेंगे वो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाई Q नॉट पर कूलम्ब लिख सकते हैं। ओके, अगर आप चाहें तो। लेकिन एक ज़्यादा आसान तरीका ये है कि कूलम्ब के यूनिट, ये जो जाउल पर कूलम्ब है ना, इसको कहते हैं वाट, सॉरी वोल्ट। ओके, तो जाउल पर कूलम्ब जो है ये वोल्टेज नहीं कहते, अभी पोटेंशियल के यूनिट है और पोटेंशियल के यूनिट जाउल पर कूलम्ब को आप वोल्ट भी कहते हैं। और यहीं से अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, अगर मैं Q को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बन जाएगी U इक्वल्स Q नॉट V। और Q जो है ये हमेशा ही मल्टीपल होता है ना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, क्योंकि हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट है चार्ज का वो तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो लेट्स से कि Q नॉट जो है वो 10E के बराबर है, 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर है। तो यहाँ से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का भी एक यूनिट बनता है जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनीवे, ये मैंने पहले बात नहीं की तो आप ये चीज़ें जहन में रखें। ओके, अब क्विकली मैं एक रिलेशनशिप ड्राइव करना चाहता हूँ इस इक्वेशन को यूज़ करके। ये वाली जो इक्वेशन है ये वाली, और ये रिलेशनशिप जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान। तो अब मैं एनर्जी को बीच में से निकाल रहा हूँ। मैं डेल्टा V इक्वल्स WAB बाई Q नॉट को
आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करने लगा हूँ और आपके लिए एक रिलेशन ड्राइव करने लगा हूँ। तो जो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो है माइनस WAB डिवाइड बाई Q नॉट। और WAB जो है ये मैंने बताया था कि इट्स वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन चार्ज Q नॉट, ओके, इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और वर्क की हमने डेफिनेशन ये लिखी थी कि ये इक्वल होता है इंटीग्रल फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। और ये इक्वल किसके था? F इलेक्ट्रिक फोर्स डॉट DS, वो पास जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मूव करती है, डिवाइडेड बाई Q नॉट। और Q नॉट चार्ज जो है ये वो चार्ज है जिसको फोर्स मूव करवा रही है, ये जिसको हम मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं F को सब्सटीट्यूट करता हूँ तो F वो फोर्स है जो मूव करते हुए चार्ज के ऊपर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और मूव चार्ज कौन सा कर रहा है? Q नॉट। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास बन जाती है A टू B। और अब F को अगर मैं पुट करूँ तो ये बनेगा Q नॉट E, यही फोर्स होती है ना जो कूलम फोर्स है, तो मल्टीप्लाइड बाई DS डिवाइडेड बाई Q नॉट। और यहाँ से Q नॉट कैंसिल आउट हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के दरमियान एक रिलेशनशिप आता है। और वो रिलेशनशिप ये है कि डेल्टा V इक्वल्स minus A to B integral of E dot ds, and this is the most important relationship in all of electricity and magnetism. आप भूल जाए आपने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड्स के क्या क्या फार्मूले पढ़े हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सो आई एम गोना पुट इट इनसाइड बॉक्स ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये कितना इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। और इसी को हम यूज़ करेंगे और इसी को आप बहुत दफ़ा यूज़ करते हैं। और आप देख लें कि कितना सिंपली हमने इसको डिराइव किया है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी को हमने डिफाइन किया था कि इट इज़ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम पॉइंट A टू B। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक नई क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और फिर उस नई क्वांटिटी को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हमने वर्क से रिलेट किया, बिकॉज वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी। और उस वर्क के अंदर से हमने रिलेट कर लिया है पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड से। एंड दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल रिजल्ट इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और देखो कितनी सादगी से, कितनी सिंप्लिसिटी से हमने इसको ड्राइव कर लिया है। So this is the relation between electric potential and electric field, okay। तो अब हमने 4 चीज़ें पढ़ी हैं। मैं उन 4 चीज़ों को क्विकली समराइज करना चाहता हूँ। हमने इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था। हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है। और चारों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। सो लेट मी क्विकली मेक अ चार्ट ऑफ दैट। तो हमारे पास फोर्स थी, एक तो मेरा ये कैनवस मूव करता रहता है, फोर्स F थी, ठीक है। और फिर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी U थी, फिर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड था E, और फिर मेरे पास था जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, जो आज मैंने डिफाइन किया है। तो अगर आप चाहें तो आप इनको इस तरह एरोज से रिलेट कर सकते हैं। हर एरो जो है, जो 2 क्वांटिटीज़ को रिलेट कर रहा है, ये हमें ये बताता है कि आप एक क्वांटिटी को दूसरी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये 4 एरोज जो हैं ये आपको ये बताते हैं कि इन आप 4 क्वांटिटीज़ को एक दूसरे से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास फोर्स गिवन हो तो हम उससे फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं, इट्स अ सिंपल कूलॉम्स लॉ। या फिर फील्ड गिवन हो तो हम उससे फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इनके दरमियान जो रिलेशन था, अगर आपको भूल गया है तो वो सिंपल रिलेशन था हमारे पास F इक्वल्स Q टाइम्स E, ओके। और अभी अभी हमने ड्राइव किया है कि अगर आपके पास पोटेंशियल गिवन हो तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो फार्मूला है माइनस इंटीग्रल A टू B E डॉट dA। ये जो अभी हमने E डॉट ds, ये रिलेशन हमने अभी ड्राइव किया है। फिर पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का भी आज के लेक्चर में हमने ड्राइव किया है। और ये रिलेशन था हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। जब आप यूनिट चार्ज ले लें या कोई भी अमाउंट का चार्ज ले लें, क्यू लिखें, क्यू नॉट लिखें,
इट डजेंट रियली मैटर। और फिर हमारे पास है फोर्स और फील्ड का कॉन्सेप्ट, यानी पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक फोर्स का कॉन्सेप्ट। और मेरे ख्याल में ये रिलेशन हमने अभी तक ड्राइव नहीं किया, हम आगे चल के ड्राइव करेंगे। लेट मी क्विकली टेक अ लुक कि इस रिलेशन को हमने कहाँ पे ड्राइव किया है। हमने इस रिलेशन को भी ड्राइव किया हुआ है कहीं ना कहीं पे। सो लेट्स गो बैक एंड सी कि हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के दरमियान कोई रिलेशनशिप था जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, क्योंकि एट द टॉप ऑफ माय माइंड मुझे याद नहीं है कि हमने ऐसा कोई रिलेशन कल गुज़श्ता लेक्चर में ड्राइव किया हो, बट लेट्स सी। और ऑफ कोर्स हमने ड्राइव किया था। तो ये रिलेशनशिप जो है, ये वाला रिलेशनशिप जो है, ये वाला, ये यही तो है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एफ डॉट डी आर। और यानी अगर आप एफ की फॉर्म में लिखें या इसकी फॉर्म में लिखें, फील्ड की फॉर्म में, एक ही चीज़ है। तो हमने इस रिलेशनशिप को भी पढ़ा हुआ है। सो लेट मी क्विकली पुट इट इन दैट चार्ट। तो हमने ये भी देखा था, मैं एम यूजिंग येलो कलर, तो हमने ये भी देखा था कि जो डेल्टा यू है वो इक्वल होता है माइनस इंटीग्रल ए अप टू बी एफ डॉट डी एस। तो आप देख रहे हैं कि हमने इस चैप्टर में अभी तक 4 क्वांटिटी, इस चैप्टर में नहीं, इनफैक्ट दिस इज द इंटायर रिजल्ट ऑफ फर्स्ट 4 चैप्टर्स। तो हमने 4 क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। 2 क्वांटिटीज़ वेक्टर हैं, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। 2 क्वांटिटीज़ स्केलर हैं, पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, और हर 2 क्वांटिटीज़ जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। यानी एक क्वांटिटी अगर आपके पास मौजूद हो तो आप इस गिवन फार्मूला से दूसरी क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल देयर इज़ टू दीज फर्स्ट 4 चैप्टर्स। इनफैक्ट पूरी जो मैग्नेटिज्म के पार्ट को छोड़ के जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स में, वो बेसिकली इन्हीं 4 बेसिक इक्वेशंस के ऊपर घूमता है, इन्हीं 4 फंडामेंटल इक्वेशंस के ऊपर। बाकी आपने जो गाउसेस लॉ और वो चीज़ें पढ़ी हैं, हमने देखा है कि गाउसेस लॉ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आते हैं। इन्हीं फार्मूला से ही कहीं ना कहीं से निकल के आते हैं। तो दीज आर द मोस्ट बेसिक इक्वेशंस, ओके, एंड दीज आर द मोस्ट बेसिक एंड इम्पोर्टेंट क्वांटिटीज़। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को, और नेक्स्ट फिर हम अगले लेक्चर में चलेंगे, पोटेंशियल को मज़ीद एक्सटेंड करेंगे और हम देखेंगे कि हम मुख्तलिफ कन्फिगरेशन के लिए जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट किया है या पोटेंशियल एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो मैंने एक एग्जांपल कैलकुलेट की है, आज सॉल्व की है आपके लिए, लेकिन नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपके लिए एग्जांपल सॉल्व करूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे ये फार्मूलाज जो हमने ड्राइव किए हैं ये यूटिलाइज होते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बाय बाय।